TAS फॉर्म नंबर 1, एडवर्टीजमेंट अबाउट अल्टरेशन ऑफ कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस। लाइव स्ट्रीम में कृपया कमेंट कीजिएगा प्लीज। TAS फॉर्म नंबर 2, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। TAS फॉर्म नंबर 3, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। TAS फॉर्म नंबर 4, प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर डॉक्यूमेंट। TAS फॉर्म नंबर 5, रजिस्टर ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट। उसके बाद में सेक्शन नंबर मुझे बताइएगा 23, काइंड्स ऑफ इशू 24, पावर्स ऑफ सेबी 25, मीनिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस 26, कंटेंट 27, अल्टरेशन ऑफ कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस 28, ऑफर फॉर सेल 29, डीमटेरियलाइजेशन 30, एडवर्टीजमेंट 31, शेल्फ 32, रेड हेरिंग 33, अब्रीज 34, क्रिमिनल 35, सिविल 36, इंड्यूसमेंट 37, prosecution 38, action by affected person 39, allotment 40, listing and underwriting 41, ADR GDR 42, private placement. Is it very clear guys? ये होने के बाद में मुझे बताइए INC, उल्टा लेते हैं आज थोड़ा INC 34, EAOA 33, EMOA 32, spicy 31, AOA 30, MOA 29, spicy 28, ऑफर फॉर सेल किसका है बोलो 28, रीजनल डायरेक्टर का जो अप्रूवल है किसके साथ फाइल करना है, कोर्ट और ट्रिब्यूनल, सो दैट उनका जुरिस्डिक्शन चेक किया जाए। यस और नो। 27 INC वर्क किया ही नहीं घर जाके, बहुत बढ़िया। 27 कन्वर्जन, 26 एडवर्टीजमेंट रिगार्डिंग शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, 25 certificate with the new name, 24 application for new name, 23 inter ROC shifting, 22 within ROC shifting setting up of registered office, 21 नहीं है, 28 commencement of business, 20 INC 20 revocation of license of NPO, 19 subsidiary क्या subsidiary क्या 19 अब झंडूबाम सेक्शन है वो सब्सिडरी शॉल नॉट होल्ड शेयर इन होल्डिंग। 19 किसका है, पब्लिक नोटिस फॉर अल्टरेशन ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनपीओ, 18 कन्वर्जन ऑफ एनपीओ, 17 लाइसेंस अंडर 85, 16 लाइसेंस अंडर 81, 15 डिक्लेरेशन ऑफ सब्सक्राइबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, 14 CACS CMA, 13 MOA, 12 application for NPO, 11 certificate of incorporation, 10 declaration by details of board of director and subscriber, 9 declaration of board of director subscriber, 8 declaration by CACS CMA, 7 incorporation, 6 conversion of OPC, 5 है क्या नहीं, 4 change in nomination, 3 written consent to nomination, 1 application for name. Is it very clear? चलो अभी आज हम प्रोस्पेक्टस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स जो थे उसके अंदर वापस जा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन आंसर हमने जब प्रोस्पेक्टस चैप्टर के देखे थे तो उसके अंदर हमने मेंबर्स के लिए पूरी डिटेलिंग देखे थे और उसके लिए मैंने एक अच्छा सा डायग्राम भी आपको दिया था। इज इट वेरी क्लियर? प्रोबेबली वो आपका क्लियर होगा। तो आज हम बढ़ रहे हैं आगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस आप देखोगे तो 23, 24 के ऊपर कोई क्वेश्चन ही नहीं है, बिकॉज वो टाइप्स ऑफ इशू और पावर्स ऑफ सेबी दोनों सेक्शन से एज गुड एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काम करेंगे। जो क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट वो आप देखोगे तो सेक्शन नंबर 25 से शुरू होते हैं, जिसको हम डीम प्रोस्पेक्टस कहते हैं। सो पढ़ाते वक्त भी आपने अगर ध्यान होगा तो मैंने टाइप्स ऑफ इशू अभी एक्सप्लेन नहीं किया, बिकॉज मेन टाइप्स ऑफ इशू शेयर कैपिटल डिबेंचर चैप्टर में आएंगे, एंड 24 हमने एक बार रीड कर लिया है कि सेबी के पावर्स कहां कहां होते हैं। इज इट वेरी क्लियर? आज बढ़ते हैं आगे। आज सबसे पहले डीम्ड प्रोस्पेक्टस के जो सवाल है वो हम लेने वाले हैं। अब डीम्ड प्रोस्पेक्टस के लिए आपको पहले कुछ चीजें पता होनी चाहिए। आपको प्रोस्पेक्टस का डेफिनेशन पता होना चाहिए, फिर आपको सेबी वर्सेस कुन्नमकुलम पेपर मिल्स लिमिटेड वाला केस पता होना चाहिए, फिर आपको पब्लिक में कौन कौन आता है इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि प्रमोटर्स के फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, एक्वेंटेंसेस, कनेक्शंस, ये छोड़ के सभी के सभी पब्लिक में आते हैं। फिर हमको दो केसेस पता होने चाहिए, दो नहीं, हाँ दो साउथ ऑफ इंग्लैंड नेचुरल गैस कंपनी पहला, दूसरा है आपका नैश वर्सेस लाइंडे, और तीसरा आपको केस पता होना चाहिए विस्काउंट समर। इज इट वेरी क्लियर? सो आपके 4 केसेस आपको पता होने चाहिए, पब्लिक का मतलब पता होना चाहिए, और साथ में ये पता होना चाहिए कि प्रोस्पेक्टस का डेफिनेशन क्या है। ये सारी चीजें मिलके प्रोस्पेक्टस का मीनिंग बनता है। ये सारी चीजें मिलके किसका मीनिंग बनता है? प्रोस्पेक्टस। तो एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डीम प्रोस्पेक्टस अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, पॉइंट आउट द सर्कमस्टेंसेस वेयर द इशूइंग ऑफ प्रोस्पेक्टस इज नॉट मैंडेटरी।
अब देखा जाए तो ये आंसर बहुत वाहियात है, मतलब मैं पर्सनली इसको प्रेफर नहीं करता कि, बट ये आंसर मुझे देना पड़ा बिकॉज आप अगर देख सकते हो तो सवाल है मई 2004 का और प्रैक्टिस मैनुअल का सवाल था। सो ओल्ड इंस्टीट्यूट के प्रैक्टिस मैनुअल में जो आंसर दिया है वो मैंने प्रोवाइड किया। हालांकि आपने वहां पे लिख के रखना कि आपने क्या क्या कोट करना चाहिए करके। तो यहां सबसे पहले आपने प्रोस्पेक्टस का डेफिनेशन कोट करना चाहिए, प्रोस्पेक्टस का डेफिनेशन कोट करना चाहिए, फिर आपने कोट करना चाहिए, फिर आपने कोट करना चाहिए पब्लिक का मीनिंग, और फिर आपने कोट करने चाहिए 4 केसेस। फिर आपने कोट करने चाहिए कितने केसेस? 4। इज इट वेरी क्लियर गाइस? जोर से बोलो यस और नो। तो ये इसका एब्सोल्यूट आंसर अच्छे से बन पाएगा। सबको समझ में आ रहा है बच्चों? बोलो यस और नो। ये होने के बाद में दूसरा भी सवाल नियरली सेम है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही है, तो उसका भी नियरली आप नहीं, सॉरी, दूसरा सवाल अलग है तो इसका आंसर थोड़ा सा अलग आएगा। पूछा है सेट द कंडीशन अंडर विच इशूइंग ऑफ प्रोस्पेक्टस इज नॉट नेसेसरी। प्रोस्पेक्टस इशू करना जरूरी नहीं है। हालांकि 25 नहीं 26 का सवाल है। कब कब प्रोस्पेक्टस इशू करना जरूरी नहीं है? अंडर राइटिंग के सिचुएशन में, सिमिलर टाइप ऑफ सिक्योरिटीज होल्डर को सिमिलर टाइप के शेयर्स अगर आप दे रहे हो, सेम सिक्योरिटीज होल्डर को सेम शेयर्स दे रहे हो, तो आपको प्रोस्पेक्टस देने की जरूरत नहीं है। ये 2 केसेस के अंदर आपको प्रोस्पेक्टस देने की जरूरत नहीं है। तो वहां लिख के रखिए अंडर राइटिंग सेम सिक्योरिटीज होल्डर सेम सिक्योरिटीज या सिमिलर सिक्योरिटीज। अंडर राइटिंग सेम सिक्योरिटीज होल्डर सिमिलर सिक्योरिटीज। फुल स्टॉप लिखा सबने? बोलो यस और नो। ये 2 एक्सेप्शन है। नेक्स्ट वाला, अब ये केस स्टडी है 26 के अंदर बोला है, बट देखना प्रोस्पेक्टस के क्वेश्चन ना थोड़े क्रॉस रेफरेंस के आते हैं, 2-3 क्वेश्चन मिल के आते हैं। अब मुझे उसको कहीं एक जगह पे प्लेस करना है, इसलिए मैंने 26 में प्लेस किया है। ठीक है, सो सवाल पढ़िएगा सब जन साथ में, 1 2 3 बोलो। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ मेसर्स रेकलेस इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड have allotted shares to the investors of the company without issuing a prospectus or filing a statement in lieu of prospectus। ना ही prospectus दिया है, ना ही prospectus का कोई replacement document दिया है। और allotted the shares to investors बोला है। इन्वेस्टर, ग्रुप, फ्रेंड, सर्कल, कनेक्शन, किसी का नाम नहीं लिया है। तो यहां इन्वेस्टर वर्ड का सिंपल मतलब माना जाएगा, दोनों पेन नहीं चल रहे क्यों भाई? यहां इन्वेस्टर वर्ड का सिंपल मतलब माना जाएगा पब्लिक। क्या माना जाएगा? बोले एक बार उसे, पब्लिक। ठीक है, सो यहां इन्वेस्टर्स को इशू नहीं, इन्वेस्टर्स को इशू किया है मतलब पब्लिक को इशू किया है। पब्लिक को इशू विदाउट प्रोस्पेक्टस चलेगा क्या? नहीं, इट इज अ क्लियर केस ऑफ कॉन्ट्रावेंशन। तो ऐसे सिचुएशन में आपको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ सकते हैं। नीचे अब उसी के बारे में लिखा गया है कि सेक्शन 23 में हर इशू के लिए आपने प्रोस्पेक्टस देना चाहिए, और प्रोस्पेक्टस का जो कंटेंट है सेक्शन 26 से उठा लेना चाहिए। ठीक है, अब दिस इज नॉट अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन। आप उसका ईयर भी देख सकते हो, नवंबर 04 का है। उस वक्त के मॉड्यूल में इसके ऊपर लिखा गया था, पर अभी के मॉड्यूल में ऐसा कुछ भी लिखा गया नहीं है। तो रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन यू आर सेफ, अदरवाइज मैं इसको स्टार मार्क करता था बिकॉज अभी के मॉड्यूल के अंदर इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं किया है। ठीक है, चल नेक्स्ट वाले सवाल के ऊपर जाते हैं। 27 वेरिएशन ऑफ कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस पे ऐसा सवाल नहीं है। 28 के ऊपर ऑफर फॉर सेल पे भी सवाल नहीं है। 29 और उसके बाद में आता है एडवर्टीजमेंट ऑफ द प्रोस्पेक्टस। एडवर्टीजमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस के ऊपर सवाल दिया गया है सिर्फ, बाकी तीनों के ऊपर ऐसा सवाल नहीं है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है ये इंस्टीट्यूट की तरफ से एक ब्लंडर है कि आप 28 जैसे इतने प्रैक्टिकल सेक्शन के ऊपर कोई सवाल नहीं पूछ रहे। ठीक है, और 29 डीमटेरियलाइज के ऊपर भी आपका अच्छा कोई सवाल नहीं आ रहा। ये मतलब मेरे को नहीं पता कि इंस्टीट्यूट ऐसा क्यों कर रहा है। जहां 90% ऑफ आईपीओस के अंदर ऑफर फॉर सेल आता है, तो आपने ये चीज को ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, या मुझे भी नहीं पता, शायद इंस्टीट्यूट भी षड्यंत्र में शामिल होगा इन सबके। ठीक है, लेट्स गो। वो पता है सामूहिक सब लोगों को उल्लू बनाना कार्यक्रम, हाँ है ना। लेट्स गो। केया लिमिटेड डिसाइड्स द इशू ऑफ 1 lakh securities of the company. The company decides to publish an advertisement of the prospectus. Enumerate the company about the necessary content of the memorandum. अब पूछा है मेमोरेंडम का कौन सा कंटेंट सेक्शन 30 में आना चाहिए, तो याद कर लिया था हमने। अरे याद है,
सेक्शन 30 पढ़ा था छोटा सा, मैंने बोला कि सिर्फ प्रोस्पेक्टस में मेमोरेंडम आता है तो ये ऑटोमेटिकली आ जाता है, उसको सेपरेटली देने की जरूरत नहीं है। कौन कौन सी चीजें हैं? ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, नेम एंड सिग्नेटरीज ऑफ द मेमोरेंडम, मतलब सब्सक्रिप्शन क्लॉज, नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी। आपने सातों क्लॉजेस भी लिख दिया मेमोरेंडम की, तो दिक्कत नहीं है, सिर्फ ओपीसी का नॉमिनेशन मत लिखना। पब्लिक इशू की बात चल रही है तो प्राइवेट या पब्लिक कंपनी होगी। इज इट वेरी क्लियर? चलो, ये होने के बाद शेल्फ प्रोस्पेक्टस। हाँ, यहां से एक्चुअली प्रोस्पेक्टस के सवाल शुरू होते हैं। यहां से हम ये बोल सकते हैं कि थोड़े बहुत सवाल अच्छे हैं। आर यू गाइस रेडी? चलो, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ शेल्फ प्रोस्पेक्टस इन द लाइट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। व्हाट इज अ लॉ रिलेटिंग टू इशूइंग ऑफ द फाइलिंग ऑफ द शेल्फ प्रोस्पेक्टस? शेल्फ प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या है और इसके रिलेटिंग लॉ क्या है? तो शेल्फ प्रोस्पेक्टस के आंसर राइटिंग पॉइंट याद है? बोलो पहला पॉइंट, सबसे पहला क्या लिखोगे? मीनिंग ऑफ शेल्फ प्रोस्पेक्टस। क्या होता है शेल्फ प्रोस्पेक्टस? जाओ पढ़ो फास्ट, वाओ बुक ओपन करो, जरा पढ़ो। जिंदगी के अंदर नालायक लोग गजनी करके घूम के रहते हैं। सर गजनी को भी 15 मिनट्स याद रहता है, हमारा वो भी गारंटी नहीं है। लाइव स्ट्रीम में भी सबने रीड करना है शेल्फ प्रोस्पेक्टस एक बार, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। कितने 4 या 5 आंसर राइटिंग पॉइंट्स होंगे? 7 पॉइंट्स है। पहला शेल्फ प्रोस्पेक्टस का मीनिंग दिया होगा, दूसरा बोला होगा कि शेल्फ प्रोस्पेक्टस का वैलिडिटी क्या है और कब अप्लीकेबल वगैरह होता है। दूसरे, तीसरे या चौथे पॉइंट में आपको इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम के डिटेल्स मिलेंगे। इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम में PS2 कोट करना भूलने का नहीं। अगर वाओ बुक में कोटेड नहीं है तो वहां पे कोट करके रखो, पर आपके आंसर में PS2 आना चाहिए। फिर बाद में ये मेंशन करना है शेल्फ प्रोस्पेक्टस इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम, ये दोनों मिलकर प्रोस्पेक्टस है। फिर मेंशन करना है इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम देने के बाद किसी भी सब्सक्राइबर को खुद को रिफंड चाहिए तो वो रिफंड मांग सकता है। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? और कोई पॉइंट है? 1 ईयर के लिए वैलिडिटी बोला है। लाइव स्ट्रीम में भी सब रीड कर रहे हैं, बताइएगा प्लीज। आज मैं वापस से कॉल करवाता हूँ बेटा मधु, डोंट वरी। चलो पढ़ लिया शेल्फ प्रोस्पेक्टस के पॉइंट्स। चलो पढ़ लिया सबने? ये सुनो, ओके, याद आया शेल्फ प्रोस्पेक्टस? ये तीनों चारों सवाल शेल्फ प्रोस्पेक्टस के एज गुड एज डायरेक्ट क्वेश्चंस है। इसके अंदर आपने सिंपली शेल्फ प्रोस्पेक्टस के प्रोविजन कोड करना है। हाँ, पर इसके ऊपर केस स्टडी भी है, जैसे दिस वन। सब जन साथ साथ में पढ़ेंगे। रेडी? 1 2 3 बोलो क्या है? जुलाई 21 का सवाल है तो लेटेस्ट वाला है, आपके काम में भी आएगा। ABC लिमिटेड प्रपोज टू इशू सीरीज ऑफ डिबेंचर्स फ्रिक्वेंटली विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। मैंने आपको बोला भी था कि हमेशा शेल्फ प्रोस्पेक्टस 80% सिचुएशन में डिबेंचर के लिए इशू होता है, और मैंने आपको ओपन भी करके दिखाया था कि डिबेंचर्स के इशू में ही शेल्फ प्रोस्पेक्टस होता है। तो उन्होंने एकदम प्रैक्टिकली वैलिड सवाल पूछा है। टू रेज द फंड विदाउट अंडरगोइंग कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज ऑफ इशूइंग the prospectus every time the issuing a new series of debenture, examine the feasibility of the proposal of ABC Limited having taken into account the concept of deemed prospectus dealt with under the provision of Companies Act। तो उन्होंने थोड़ा सा सवाल एंड में घुमाया है, पूछा है कि हर बार प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना है तो हम कोई किसी डीम्ड प्रोस्पेक्टस का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? अब प्रैक्टिकली आप यहाँ डीम प्रोस्पेक्टस देख के कंफ्यूज नहीं होना है, आपने सेक्शन 25 कोट करने की जरूरत नहीं है। आपका आंसर स्टिक टू शेल्फ प्रोस्पेक्टस ही रहेगा और आपने 31 ही यहाँ पे कोट करना है। इज इट वेरी क्लियर? एक्चुअली सवाल केस स्टडी के फॉर्म में पूछा है पर है डायरेक्ट सवाल। इज इट वेरी क्लियर? केस स्टडी पूछा है पर आंसर पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन ही आएगा और नीचे
आंसर हेडिंग में सिर्फ एक लाइन आएगा, फॉलो द अबव प्रोसीजर फॉर 2 और मोर डिबेंचर्स इश्यूज, 2 या 2 से ज्यादा डिबेंचर इशू के लिए ऊपर की प्रोसीजर फॉलो कीजिए। इज इट वेरी क्लियर गाइस? जोर से बोलो यस और नो। सो इजी पीजी, सबको समझ में आ रहा है आंसर? जोर से बोलो यस और नो। नेक्स्ट वाला सवाल अगला, प्रखर लिमिटेड इंटेंड्स टू रेज अ शेयर कैपिटल बाय इशूइंग इक्विटी शेयर डिफरेंट स्टेज ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इक्विटी शेयर इशू करना चाहते हैं डिफरेंट स्टेजेस पे। However, company does not wish to issue a prospectus each and every time of the issue of shares. Considering the provision, discuss the formalities of Prakhar Limited followed to avoid a repeated issuance of prospectus. Again a case study question, but answer direct है। ठीक है, ऊपर प्रोविजन कोट करनी है, नीचे आंसर में लिखना है प्रखर लिमिटेड शुड फॉलो द अबव प्रोसीजर, फुल स्टॉप। इज इट वेरी क्लियर गाइस? जोर से बोलो सुनो। अब यहां 2 ही सवाल शेयर प्रोस्पेक्टस के, 2 या 3 सवाल, पर मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज अ प्रैक्टिकल एरिया, तो इसको और ज्यादा बार पूछा जाना चाहिए। खास करके ऑफर फॉर सेल पे सवाल नहीं है, इट इज अ सरप्राइजिंग। शेल्फ प्रोस्पेक्टस पे 3 ही सवाल है, दिस इज ऑल्सो सरप्राइजिंग। इज इट वेरी क्लियर? और अब रेड हेरिंग आएगा तो उसके ऊपर भी देखते हैं, पर ये दोनों के ऊपर सवाल आने चाहिए, 28 पे भी आने चाहिए, 31 पे भी आने चाहिए, और अभी तक नहीं आए हैं, इसका मतलब चांस अच्छा है कि आगे आ सकते हैं। इज इट वेरी क्लियर? तो आप इसके लिए कृपया रेडी रहिएगा। चलो, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कुछ भी होने के पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस भी वाव बुक से पढ़ के देखिए, मतलब आपका आंसर रेडी रहेगा तो आप कॉन्फिडेंस भी रहेगा। वाव बुक या चार्ट बुक जहां से भी पढ़ना है। खास करके 3 डेज की कंडीशन को याद रखना, बहुत सारे बच्चे उसको कंफ्यूजन में 30 करके आते हैं एग्जाम में। ठीक है, वो 3 ही है। पढ़ लिए सबने पॉइंट्स? बच्चों बोलो हाँ है ना। सो आ जाइए आप। सबसे पहले पहला क्वेश्चन तो डायरेक्ट है, इसलिए उसके अंदर दिक्कत नहीं है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं जो केस स्टडी है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एबीसी लिमिटेड प्रपोजिंग टू रेज अ फंड फ्रॉम अ पब्लिक थ्रू इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। हाउएवर, ड्यू टू वोलाटिलिटी इन द फाइनेंशियल मार्केट, द प्राइस पर शेयर एंड द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड आर लेफ्ट ओपन। प्राइस और नंबर ऑफ शेयर्स बोले ओपन रखे, एंड डिसाइडेड post closure of the issue. As a financial advisor of the company, what would you suggest the board in this regard as per the provision of the Companies Act? अब जिसने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस डिटेल में नहीं पढ़ा है और उसका लॉजिक डिटेल में नहीं पढ़ा है, वो यहाँ उड़ जाएगा, क्योंकि उन्होंने किधर भी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस वर्ड यूज नहीं किया और उन्हें बहुत सिंपली बोला है प्राइस और क्वांटिटी ओपन रखा है। आपको क्लिक होना चाहिए कि प्राइस और क्वांटिटी कब ओपन रखते हो, और उसके साथ में उन्होंने ये भी बोला है वोलेटिलिटी इन द फाइनेंशियल मार्केट, मतलब ये सीधा डिमांड सप्लाई को एलिसिट करने का तरीका है। इज इट वेरी क्लियर? तो जिसने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस विथ लॉजिक नहीं समझा है उसके लिए बहुत ट्रबलसम चीज हो सकती है, उसको क्लिक ही नहीं होगा कि ये रेड हेरिंग का है, उसके लिए ऐसा लगेगा क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। इज इट वेरी क्लियर? और ऐसा आपके साथ हो सकता है, ये चीज को याद रखना। कुछ नहीं, अब उन्होंने क्या पूछा है, व्हाट वुड यू सजेस्ट अ बोर्ड रिगार्डिंग प्रोविजन, अगेन केस स्टडी विथ डायरेक्ट आंसर। ठीक है, पूरा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के पॉइंट लिखने, नीचे जाने का, आंसर में लिखने का, इट इज सजेस्टेड टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू फॉलो द अबव प्रोसीजर फॉर द पर्पस ऑफ इशू, फुल स्टॉप। इज इट वेरी क्लियर? इससे सिंपल चीज नहीं हो सकती। मतलब अगर ऐसे सवाल आ रहे हैं तो आप समझो लकी हो, क्योंकि ना एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत है, ना आंसर में कुछ और काड़ा करने की जरूरत है, ना केस लॉ है, सीधा ही आप आंसर राइटिंग पॉइंट है और बस इसको फॉलो करने का है, और ऊपर से फील भी आ जाएगा कि केस स्टडी सॉल्व की है।
क्या सॉल्व किए बोले एक बार उसे, केस स्टडी। चलो ये हो गया पहला वाला सवाल रेड हेरिंग का। आप देखना रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पे भी सिर्फ 2 सवाल है। मतलब मेरे को नहीं पता कि क्यों 28, 31 और 32 को इंस्टीट्यूट ने इतना पीछे रखा है। या अच्छा ये छोड़ के वो मेंबर के डेफिनेशन के ऊपर 5-5, 6-6 सवाल पूछे जो सिलेबस में भी नहीं था। आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग? सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो मुझे ऐसा लगता है इन 3 सेक्शंस, क्योंकि बढ़ते हुए, और ये प्रैक्टिकल है, हमने तीनों सेक्शन प्रैक्टिकली देखे, तो बढ़ते हुए फाइनेंशियल मार्केट को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि आपके सिलेबस में, आपके एग्जाम में 28, 31 या 32 के सवाल आने चाहिए। इज इट वेरी क्लियर? क्योंकि इससे ज्यादा प्रैक्टिकल, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस से ज्यादा प्रैक्टिकल क्या होगा? जो कंपनी आईपीओ कर रही है रेड हेरिंग भेज रही है। हमने तो पूरा सेबी का वेबसाइट ओपन करके देखा, हाँ है ना, उसके ऊपर सिर्फ 2 या 3 सवाल, दैट इज नॉट डन। ठीक है, चल अब इसके बाद में जो आ रहा है 34, 35, 36, 37, इनके ऊपर लाइबिलिटी के कंबाइन सवाल है और इनके ऊपर भरपूर सवाल है लाइब्रेरी के ऊपर। इज इट वेरी क्लियर? तो आ जाइएगा। सबसे पहले मैं मेंशन करूंगा वापस एक बार, वाव बुक में जाइए, सारे आंसर राइटिंग पॉइंट रीड कर लीजिए 34, 35, 36, 37 के। गो फॉर इट फास्ट, सो आपको आसान होगा। मनीष आपको भी कॉल आ जाएगा, पर्सनली मैं इसको रेफर करता हूँ। मधु आपको भी कॉल आ जाएगा, अभय को भी, सुनीत को भी, निशा को भी। कितने लोग हैं अभी आप सबके? अगर डीटी के साथ में कॉम्बो ऑर्डर्स है ना बेटा, डायरेक्ट टैक्स के साथ में, तो जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बोला डीटी के बुक्स पेंडिंग थे, उस वजह से वो हमने पेंडिंग रखे हैं, क्योंकि शिपमेंट एक साथ निकलेगा फॉर दैट पर्पस। तो अगर वो वाले ऑर्डर है तो फिर इसमें से बताइएगा कि किसका इंडिविजुअल ऑर्डर है, जितने लोगों ने क्वेरी पुट किया है। हाँ कॉम्बो है तो फिर बेटा वो अभी डीटी के साथ में बुक्स निकली है आपकी, तो फिर वो आपको पहुंचने में होगी। कॉम्बो के सारे ऑर्डर 2-3 दिन पहले ही निकले हैं। ठीक है, श्योर। चलो स्टार्ट करते हैं। पढ़ लिया सबने 34, 35, 36, 37? हाँ अब एक चीज याद रखना, एज इट इन्वॉल्व्स 4 सेक्शंस, 34, 35, 36, 37, 4 सेक्शन इन्वॉल्व है, 38 भी, तो द क्वेश्चंस कैन बी ट्रिकी, और आपको असेस करना पड़ सकता है इस केस में कि क्रिमिनल वाला सवाल लिखे, सिविल वाली लाइबिलिटी लिखे, इंड्यूसमेंट लिखे या प्रोसिक्यूशन लिखे। तो आपको बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड का जरूरत पड़ेगा इन क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, चलो पहला सवाल तो डायरेक्ट क्वेश्चन है इसलिए वो छोड़ दो। सेकंड क्वेश्चन के ऊपर जा रहा हूं, एस बिल्डर्स वाले के ऊपर। आर यू गाइस रेडी? यस और नो? Ace Builders Limited issued a prospectus which contained a misstatement about the prospectus of the company. Prospects of the company, prospectus में prospects के लिए misstatement है, कंफ्यूज मत हो जाना, मतलब फ्यूचर का misstatement है, जो भी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके लिए misstatement है। From the project to be undertaken with the intent to defraud the applicant of the securities. Discuss the provision of law relating to criminal liability of the misstatement in the prospectus under the provision of Companies Act. Again case study वाला सवाल, पर आंसर डायरेक्ट आएगा सेक्शन 34 वाला। Is it very clear? So 34 में आप जैसे जैसे देख सकते हो कि क्या क्या चीजें प्रोस्पेक्टस में नहीं होनी चाहिए। अनट्रू मिसलीडिंग स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, कोई भी ओमिशन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो 34 में लिखा है आपको 447 फॉर फ्रॉड में पेनल्टी लग सकती है, जेल भी हो सकता है, और यहाँ पेनल्टी बोली गई है, अमाउंट बोला गया है 447 का, हालांकि आपके बुक में भी मेंशन किया है। अब देखो सवाल के कंटेंट के ऊपर डिपेंड है, सवाल 2 से 3 मार्क का है तो पेनल्टी लिखने की जरूरत नहीं है, पर सवाल 4 या उससे ज्यादा का है तो आपको 447 का पेनल्टी याद करके जाना पड़ेगा। इज इट वेरी क्लियर? आपके मॉड्यूल के अंदर आई गेस मैंने 447 दिया भी है,
एक बार चेक कीजिएगा, अदरवाइज मैं आपको इसको वापस से लिखवा के दे दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। ये चीज को याद रखना। और फिर उसके बाद में जेल वगैरह भी बोली है, नॉट लेस देन 3 years वगैरह का जेल टर्म जो मेंशन किया गया है, सिंपली 447 को ही पूरा डिस्क्राइब किया है, तो 34 बोल के पूरा 447 डिस्क्राइब किया है, वहां साइड में लिख के रखो। सेक्शन नंबर 447 इज एक्सप्लेन्ड विथ रिस्पेक्ट टू 34। सेक्शन 447 इज एक्सप्लेन्ड विथ रिस्पेक्ट टू 34। चल लिख लिया इस सबने, बच्चों बोलो हाँ है ना। ओके, नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर हम जा रहे हैं। आरडी लिमिटेड issued a prospectus, all statements contained therein were literally true. It is also stated that company had paid a dividend for a number of years but did not disclose the fact, बोला सारा कंटेंट ट्रू था, पर एक चीज सिर्फ हमने डिस्क्लोज नहीं की और वो छुपा के रखी कि जो डिविडेंड है वो कैपिटल प्रॉफिट में से दिए गए थे। नाउ टेल मी, कैपिटल प्रॉफिट में से डिविडेंड देना अलाउड है क्या? जोर से बोले एक बार। नहीं, ये बोला नहीं था। चलो प्रोस्पेक्टस में कुछ गलत नहीं लिखा था, पर ये तो ओमिशन है ना, ये तो चीजें छुपाना हो गया। इट इज एज गुड एज फ्रॉड, और ये इंटेंशनल ओमिशन है, ये सुनो। एन अलॉटी ऑफ द शेयर क्लेम्स to avoid a contract on a ground that prospectus was false in a material particulars, decide the argument of the shareholder as per the provision of Companies Act। अब यहां पे आपने किस प्रकार से आंसर लिखना चाहिए, कौन कौन सा आंसर है पहले मैं बोल दूं। द सेक्शन कंटेंड आर 34, 35, 36, 37 एंड 123 जो डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड का है। इज इट वेरी क्लियर? अब ये क्रॉस रेफरेंस वाले सवाल हो गए। मैं आपको बोल रहा हूं इंस्टीट्यूट ने लगभग कोविड के बाद में क्रॉस रेफरेंस वाले सवाल उठा लिए बहुत सारे। इसका ईयर कौन सा है? December 21। सी दिस, कोविड के बाद क्रॉस रेफरेंस बिकम हॉट फेवरेट ऑफ इंस्टीट्यूट। 2-3 क्वेश्चन कम, 2-3 सेक्शन कंबाइन करो, पेल दो। अब यहाँ तो उनके पास पूरा बाजार पड़ा है, 34, 35, 36, 37, ऊपर से डिविडेंड भी उठा लिया। तो अभी आपको क्या लिखना पड़ेगा, आंसर इसका क्या आएगा? प्रोविजन के अंदर सबसे पहले आप लिखोगे डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट अलाउड नहीं है। डिविडेंड कैपिटल प्रॉफिट के हिसाब से देना नहीं चाहिए, सेक्शन नंबर 34 के हिसाब से। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? तो ये अलाउड नहीं है, ये आपको सबसे पहले कोट करना पड़ेगा। फिर और ये इसमें लिखना पड़ेगा, सेक्शन 23 में ये मेंशन किया गया है, ठीक है। अब डिविडेंड चैप्टर आपने पढ़ा नहीं, इसलिए मैंने आपको सिर्फ पहला पॉइंट बता दिया। डिविडेंड चैप्टर में जाओगे तो ऑटोमेटिकली कोरिलेट हो जाएगा। इज इट वेरी क्लियर? फिर आपको लिखना पड़ेगा कि भैया कैपिटल प्रॉफिट से प्रोस्पेक्टस के अंदर सारे स्टेटमेंट, प्रोस्पेक्टस में सारे स्टेटमेंट क्या होने चाहिए बोले एक बार? ट्रू एंड फेयर, ठीक है। और कोई ओमिशन नहीं होना चाहिए, नो ओमिशन शुड बी देयर। इज इट वेरी क्लियर? फिर उसके बाद में आपने सेक्शन कोट करना है 34 कि उस केस में क्या लाइबिलिटी आ सकती है, और ये शॉर्ट में कोट करना है, सिर्फ 447 कोट करके छोड़ दिया तो भी चलेगा, पूरा 447 एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। साथ में आपने सेक्शन कोट करना है 35 जिसके अंदर आपने मेंशन करना है सिविल लाइबिलिटी, जिसके अंदर आपने सिर्फ डैमेजेस मेंशन कर रहे हैं, पेनल्टी और इंप्रिजनमेंट तो है नहीं। ये आपके 4-5 पॉइंट हो गए। फिर आप जाओगे एक्सप्लेनेशन में, उसके अंदर आप बोलोगे कि भाई साहब किस प्रकार से आपने, ये हालांकि इसका आंसर नहीं है, मैंने सिर्फ फॉर्मेट यूज किया, इसके अंदर आप पूरा केस को एक्सप्लेन करोगे कि तो इन द गिवन केस द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट विच वाज अ ओमिशन फ्रॉम द प्रोस्पेक्टस, सो इन दिस केस इफ इट इज अ इंटेंशनल ओमिशन, तो ऐसे केसेस में आपको क्रिमिनल लाइबिलिटी लग सकती है। और अगर ये इंटेंशनल ओमिशन नहीं है तो आपको सिविल लाइबिलिटी भी लग सकती है। दोनों लाइबिलिटी लिखना जरूरी है बिकॉज उन्होंने इंटेंशन डिस्क्लोज नहीं किया है। इज इट वेरी क्लियर? सो क्रिमिनल सिविल दोनों लिखना है। नीचे उन्होंने पूछा है डिसाइड द आर्ग्यूमेंट ऑफ द शेयर होल्डर एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। आंसर में लिखोगे द आर्ग्यूमेंट ऑफ द शेयर होल्डर इज वैलिड एंड इन सच अ सिचुएशन दे आर एलिजिबल फॉर द पेमेंट ऑफ द डैमेजेस। इज इट वेरी क्लियर गाइस? बच्चों समझ में आ रहा है? आंसर नहीं आ रहा है बोलो यस और नो। तो ये चीज को आपने याद रखना। इसको ड्राफ्ट करके दूं क्या? ये इधर देखो, सी दिस, हाँ ये यही है, ये आंसर है। सी दिस, मैंने आपको 34 बोला कोट करने के लिए, 35 बोला, इंड्यूसमेंट और 37 आप चाहो तो कोट करो वरना नहीं, प्लस साथ में 123 आपका आना चाहिए। कौन सा आना चाहिए? 123। फिर नीचे मैंने एक्सप्लेनेशन में लिखा है पॉइंट नंबर 1 फैक्ट ऑफ द केस मुझे कोट करना पड़ेगा कि क्या हुआ। फिर पॉइंट नंबर 2 में द मटेरियल ओमिशन ऑफ द फैक्ट दैट द प्रोस्पेक्टस आल्सो फॉल्स स्टेटमेंट और द फ्रॉड, सो इवन द मटेरियल ओमिशन ऑल ऑफ द अबव प्रोविजन विल बी अप्लाइड एज इट इज। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में एक और पॉइंट आप फोर्थ ऐड कर सकते हो। इन दिस केस इट इज इंटेंशनल मटेरियल ओमिशन, और क्या बोले एक बार उसे अनइंटेंशनल।
और इस केस में आपको लिखना पड़ेगा इंटेंशनल है तो 34 लगेगा, अनइंटेंशनल है तो 35 लगेगा। नीचे द आर्गुमेंट ऑफ द शेयर होल्डर इज राइट इन लॉ एज पर द मटेरियल ओमिशन, साथ में पॉइंट ऐड कर सकते हो, एंड द ऑफिसर इन डिफॉल्ट जो है विल बी ईदर लायबल फॉर 34 और केवल एक बार 35। इज इट वेरी क्लियर? इस प्रकार से आपका आंसर दिखना चाहिए। अब समझ में आया चाहिए तो मैं इसका स्क्रीनशॉट दे देता हूं, आप लिखे रखिए, ठीक है। इसको नेक्स्ट फोटो चाहिए, खींच लीजिए। चलो डन गाइस, क्या हो गया? बोलो हाँ है ना। तो एक क्रिमिनल लाइबिलिटी के ऊपर का सवाल था। इस सवाल को आरडी लिमिटेड का अभी जो हमने सवाल दिखा इसको स्टार मार्क करना, एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस है। पूरे 34 में इकलौता सवाल है जो सही दिख रहा है। इज इट वेरी क्लियर? ये सुनो, बाद में सीधा 35 से शुरू हो रहा है। 35 के अंदर भी मिक्स सवाल ही आएंगे, ऐसा नहीं है मैंने 35 हेड में डाला है तो सिर्फ 35 आएगा, ऐसा नहीं है। इसमें मिक्स सवाल ही आएंगे, ठीक है। प्रोस्पेक्टस में सवालों को डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है, काइंड ऑफ, ठीक है। सो पीक वाला सवाल है, अगेन पीक वर्सेस गुन्नी वाला सवाल, हालांकि हमने ऑलरेडी देखा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक बार ट्राई करते हैं। पीक लिमिटेड हैज इशूड ए पब्लिश्ड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइट अ इन्वेस्टर फॉर द शेयर, द सेड प्रोस्पेक्टस कंटेन्ड अ फॉल्स स्टेटमेंट। सवाल ध्यान देना, प्रोस्पेक्टस में फॉल्स स्टेटमेंट था, सब जन बोलो प्रोस्पेक्टस में फॉल्स स्टेटमेंट था। मिस्टर एक्स परचेज सम पार्टली पेड शेयर्स, पार्टली पेड लिया मतलब बचा हुआ जो रिमेनिंग पार्ट है उसके लिए लाइबिलिटी आ सकता है, ऑफ द कंपनी इन गुड फेथ ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। एक्स ने शेयर परचेस किए, कंपनी से आईपीओ में परचेस किए या ओपन मार्केट से परचेस किए? मुझे बताओ, प्रोस्पेक्टस के मिस स्टेटमेंट के लिए आईपीओ के लिए ऑफिसर या एक्सपर्ट लायबल होते हैं या ओपन मार्केट परचेस के लिए? कब काय के लिए? मतलब आईपीओ एफपीओ जो इनिशियल पब्लिक ऑफर या फर्दर पब्लिक ऑफर कंपनी करेगा उसके लिए ऑफिसर्स लायबल होते हैं मिस स्टेटमेंट के लिए, या आप स्टॉक मार्केट से शेयर परचेस करोगे उसके लिए लायबल होते हैं? आईपीओ एफपीओ के लिए मतलब कंपनी के इशू में जो सब्सक्राइब करेगा उसके लिए लायबल है। ये बंदे ने कहां से परचेस किए हैं? स्टॉक मार्केट। चलो माना इसने प्रोस्पेक्टस पढ़ के किए होंगे, माना इसे, पर क्या इसके लिए कंपनी अब लायबल है? एक बार शेयर लिस्टिंग होने के बाद क्या कंपनी इन बंदों को लायबल है? नहीं। नीचे Subsequently, the company was wound up and the name of X was on the list of the contributors. कंपनी वाइंड अप हो गई, पार्टली पेड शेयर्स थे, याद है? समझो 10 का शेयर था, 6 पेड अप थे, 4 बाकी है, अब 4 तो X को देने पड़ेंगे ना। नीचे whether X is liable to pay the unpaid amount, can Mr. X sue the director of the company for recovery of damages? पहला पॉइंट, क्या X लायबल है अनपेड अमाउंट के लिए? जोर से बोले सुनो। पर क्या वो डायरेक्टर को स्यू कर सकता है? नहीं, क्योंकि उसने शेयर कहां से परचेस किए? ओपन मार्केट। सी, कंपनी जब पब्लिक इशू कर रहा है, आप उसमें सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो क्रिमिनल सिविल लाइबिलिटी आ सकती है, बिकॉज वो प्रोस्पेक्टस बेस्ड इन्वेस्टमेंट है। पर आप ओपन मार्केट से इन्वेस्ट करो, जरूर भले ही आपने प्रोस्पेक्टस पढ़ा होगा, फिर इसकी चीज की क्या गारंटी कि आपने और कोई चीज नहीं देखी? हो सकता है दोस्त के कहने पे परचेस किया होगा, हो सकता है टेलीग्राम ग्रुप के कहने की परचेस किया होगा, बोलो ऐसा ना, वो तो कुछ भी हो सकता है। तो एक बार शेयर लिस्ट हो गया और आपने ओपन मार्केट से शेयर परचेस किए तो कोई भी डायरेक्टर या ऑफिसर आपको लायबल नहीं होगा, इवन दो प्रोस्पेक्टस में मिसस्टेटमेंट हो या ना हो। इज इट वेरी क्लियर? वेरी क्लियर अबाउट दिस। जोर से बोले एक बार सुनो। इसके ऊपर एक केस भी हुआ है, पीक वर्सेस गुर्नी, जिसके अंदर बोला गया है कि भैया ओपन मार्केट से शेयर्स वगैरह परचेस करने के लिए लाइबिलिटी एग्जिस्ट नहीं होता। सवाल अच्छा है, स्टार मार्क करके रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। मई 08 में लास्ट टाइम पूछा गया था प्रैक्टिस मैनुअल में, प्रोबेबली 1-2 बार और पूछा गया होगा नीचे, पर मुझे ऐसा लगता है आ जाना चाहिए। ठीक है, एक बार इसका आंसर भी आप रीड करके देखिए, आपको समझ में आएगा। इसका आंसर भी काइंड ऑफ अच्छे से दिया है इंस्टीट्यूट ने, तो हमने वही रखा है बेसिकली। ने कंपनी को पेनलाइज काय में? मिसस्टेटमेंट के लिए। इसी के अंदर 34, 35, 36, 37 और सेबी के मिसस्टेटमेंट के सेपरेट प्रोविजन है। हाँ, उसको रिफंड नहीं मिलेगा। शेयर होल्डर को रिफंड तो मिलेगा ही नहीं, ना ही कंपेंसेशन मिलेगा, उल्टा पार्टली पेड शेयर्स के लिए वो अलग से लायबल हो जाएगा।
चलो डन एवरीबॉडी, पढ़ा सबने आंसर? आगे बढ़ूं मैं पक्का? एवरीबॉडी यस और नो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जा रहा हूँ। मॉडर्न फर्नीचर वाला सवाल है, सब जन साथ में पढ़ेंगे। 1 2 3 बोलो क्या है? मॉडर्न फर्नीचर लिमिटेड वाज विलिंग टू परचेस अ टीकवुड एस्टेट इन छत्तीसगढ़ स्टेट. Its prospectus contains some important extracts from an expert report giving a number of teakwood trees and other relevant information in the estate in the Chhattisgarh state. The report was found to be inaccurate. ठीक है, रिपोर्ट एक्सपर्ट की जो है वो इनएक्यूरेट थी, मतलब प्रोस्पेक्टस में मिसस्टेटमेंट आ गया। मिस्टर एक्स परचेस शेयर्स ऑफ मॉडर्न फर्नीचर लिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ अबव स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस। अब मिस्टर एक्स ने प्रोस्पेक्टस के बेसिस पे शेयर्स परचेस कर लिए, कहां से किए ये नहीं बोला है। अब जब ये नहीं बोला है कहां से परचेस किए, तो हम क्या अज्यूम करेंगे? आईपीओ मतलब पब्लिक इशू से लिए है। तो क्या अब एक्स के लिए सब लाइबल हो सकते हैं? क्या एक्स डैमेजेस क्लेम कर सकता है? यस, क्योंकि उसने इशू में सब्सक्राइब किया है। Will Mr. X have any remedy against company? When will the expert not liable? State the provisions of the Companies Act. क्या X की रेमेडी है? Yes. X can claim the damages. दूसरी बात, क्या एक्सपर्ट लाइबल होगा? दो तरीके से। अगर इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट है तो एक्सपर्ट पूरे तरीके से लाइबल होगा, डैमेजेस, पेनल्टी, जेल 447। पर अगर अनइंटेंशनल है तो ऐसे सिचुएशन में एक्सपर्ट विल बी ओनली फॉर लाइबल फॉर डैमेजेस, जेल या पेनल्टी के लिए वो 447 में लाइबल नहीं होगा। आपको दोनों लिख के रखने पड़ेंगे। इज इट वेरी क्लियर? अगेन आंसर सेम आएगा पहले पॉइंट के अंदर कि भैया प्रोस्पेक्टस में मिसस्टेटमेंट क्या होता है, फिर 34 की लाइबिलिटी, 35 की लाइबिलिटी, 36 इंड्यूसमेंट यहां पे है नहीं तो नहीं कोट किया चलेगा, 37 प्रोसिक्यूशन कोट कर सकते हो अगर केस करना है तो। इज इट वेरी क्लियर? फिर केस के डिटेल्स मेंशन करो और फिर नीचे आंसर कंक्लूड करो। इज इट वेरी क्लियर? इसका सिर्फ एक्सप्लेनेशन और आंसर वाला पोर्शन पढ़ के देखिएगा, आपको समझ में आएगा। नो रेमेडी क्यों लिखा है? नहीं, नो रेमेडी तो वहां नहीं होना चाहिए, पर ऊपर लिखा है ना, ऑन द अदर हैंड मिस्टर एक्स कैन क्लेम अ कंपेंसेशन फॉर एनी लॉस और द डैमेज दैट हैव बीन सस्टेन्ड फॉर द परचेस ऑफ शेयर्स। ठीक है, ठीक है, तो लॉस और डैमेजेस वो क्लेम कर सकता है। नीचे का ये जो आंसर है इसको कट कर दीजिएगा, वहां पे नो वर्ड निकाल दीजिएगा। एक्स विल हैव अ रेमेडी अगेंस्ट द कंपनी और एन एक्सपर्ट बेस्ड ऑन द फैक्ट्स गिवन इन द केस। साइड में एक और ऐड कीजिएगा स्टेटमेंट, ही कैन ऑल्सो क्लेम द डैमेजेस, he can also claim the damages as civil liability. सिविल लाइबिलिटी करके वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है। इज इट वेरी क्लियर गाइस? चलो आगे बढ़ो मैं पक्का? बच्चों बोलो ये सुनो। अब इसके आंसर में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह मेंशन किया है, वो नहीं भी किया तो चलेगा, आपने 34 35 की लाइबिलिटी लिख देना, इस काफी है। ठीक है। In the present case, Mr. X has already purchased the share, which means that transaction has been already complete. Hence, the option of residing it at the option it does not arise. Option of residing it at his option does not arise. इसका मतलब ये है, X ने कंपनी के शेयर्स या पब्लिक इशू में अप्लाई किया था, उसको शेयर अलॉट भी हो गए हैं, इसलिए ट्रांजैक्शन खत्म है। अब इसको कंपनी या X रिसाइंड नहीं कर सकता और ये नहीं बोल सकता कि हम डैमेजेस नहीं देंगे। ट्रांजैक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर ऐसा रहता कि एक्स ने सिर्फ आईपीओ में अप्लाई किया और उसको शेयर अलॉटेड नहीं है तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं है। इस केस में कंपनी रिवोक कर सकता है और एक्स को रिफंड दे सकता है। बोलो हाँ है ना? पर यहां उन्होंने कंक्लूड किया है कि ट्रांजैक्शन कंप्लीट है, मतलब अब जो चीज हो सकती है वो एक ही है, वो है डैमेजेस। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? तो कंप्लीशन ऑफ ट्रांजैक्शन के ऊपर उन्होंने एम्फेसिस किया है कि अब ये रिवोक नहीं हो सकता, इसलिए अब डैमेजेस देने पड़ेंगे। इज इट वेरी क्लियर?
स्टिल मैं आपको मेंशन करूंगा, इस सेंटेंस को आपने नहीं भी लिखा तो भी चल जाएगा। अगर आप ऊपर 35 का एक्सप्लेनेशन लिख रहे हो, 34 का एक्सप्लेनेशन लिख रहे हो, सेंटेंस स्किप हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पर ये कंप्लीशन ऑफ ट्रांजैक्शन नॉर्मली इंस्टीट्यूट के आंसर्स में प्रैक्टिस मैनुअल में लिखा जाता था, इसलिए मैं उसको कोट करके रखा है। इज इट वेरी क्लियर? चल तोड़ देना, कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंडिंग, रिसाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अल्टरेशन, रिसेशन, रिमिशन, वेवर को म्यूचुअल एग्रीमेंट से 5 चीजें होती थी, नोवेशन, अल्ट्रेशन, रिसेशन, रेमिशन, वेवर, रिसेशन, रिसाइंडिंग, तोड़ना। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? रिसाइंडिंग इज वेरी कॉमन वर्ड बेटा। लेट्स गो नेक्स्ट वन। Sudarshan Exports Limited were dealing in the export of rubber to the specified foreign countries. The company was willing to purchase the rubber trees in AP state. The prospectus issued by company contained some important extract of the expert's report for number of trees. सेम सवाल, अब सिर्फ इन्होंने रबर ट्रीज के लिए क्वेश्चन बना दिया है। ओल्ड क्वेश्चन सेम है, अभी जो पढ़ा वही था ना, मॉडर्न फर्नीचर्स वाला था। वो मॉडर्न फर्नीचर्स टीक वुड परचेस कर रहे थे, रबर ट्रीज परचेस कर रहे हैं, दोनों में एक्सपर्ट का ओपिनियन ही दिक्कत वाला है। अरे समझ में आ रहा है क्या? क्वेश्चन सेम है ना, यस और नो? सो नीचे, the report was found untrue. Mr. Alok purchased the shares of Sudarshan Exports on the basis of experts' report published in the prospectus. Will Mr. Alok have any remedy against company? हाँ। Damages claim कर सकता है? हाँ। आंसर नियरली सेम रहेगा, ठीक है। हालांकि इसका आंसर बेटर लेवल पे हो सकता है, ऐसा मेरे को लगता है, तो इसका एक्सप्लेनेशन आंसर पढ़ के देखिए। गो फॉर इट फास्ट। इसमें भी नो रेमेडी लिखा है, चेंज करो उसको आपस से, क्यों ऐसा कर? प्रोबेबली नो रेमेडी के पीछे का रीजनिंग मैं आपको बता सकता हूं, ये इंस्टीट्यूट ने क्यों दिया है। सुनना शांति से, मुझे बताओ मिसस्टेटमेंट किसका है? एक्सपर्ट का है। 34 में आप लाइबिलिटी किसके ऊपर लगा सकते हो? कंपनी के ऊपर लगा नहीं सकते हो। आपने अगर 34 या 35 ठीक से पढ़ा होगा तो आपको पता चलेगा, पार्टी एट द फॉल्ट या ऑफिसर एट द फॉल्ट के ऊपर ही ये लाइबिलिटी है, क्योंकि कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है जो प्रोस्पेक्टस में कोई स्टेटमेंट दे ही नहीं रही। और इसलिए आपने अगर 34 का मेरा डायग्राम देखा होगा तो मैंने आपको डायग्राम के अंदर एक चीज प्रोस्पेक्टस के अंदर स्टार्टिंग में ही डायग्राम के वक्त ड्रॉ करके दी थी। होल्ड, मैंने ऊपर लिख के रखा था कि कितने लोग लाइबल हो सकते हैं, अगर आपको डायग्राम याद होगा तो। बोलो सुनो, सी दिस, डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स, एक्सपर्ट्स, वैल्यूअर्स, प्रोफेशनल एक्सेट्रा। और इसमें कहीं पे भी मैंने कंपनी नहीं लिखा, बिकॉज 34 और 35 ये सिर्फ लोगों के खिलाफ चलता है। 36, 37 भी सिर्फ लोगों के खिलाफ। मुझे बताओ ये मिसस्टेटमेंट के लिए आपको कंपेंसेशन कंपनी के जेब से मिलने वाला है या जिसने मिसस्टेटमेंट दिया उसके जेब से? तो अगर जिसके जेब से मिसस्टेटमेंट मिलने वाला है तो आप कंपनी के खिलाफ जाके कोई फायदा है? जोर से बोलो ऐसा नो नहीं। इसलिए हर आंसर में इंस्टीट्यूट क्या लिखती है? नो रेमेडी फॉर अगेंस्ट कंपनी। पर मुझे पर्सनली ये गलत लगता है, मतलब मेरे को ये पूरा गलत भी नहीं लगता, पूरा सही भी नहीं लगता। हालांकि ये स्टेटमेंट नहीं लिखना चाहिए। इससे ऐसा एक नजरिया आता है कि भैया जो शेयर होल्डर है उसके पास कोई रेमेडी नहीं है। इट शुड नॉट बी लाइक दिस। ये स्टेटमेंट लिखना नहीं चाहिए, पर अब इंस्टीट्यूट ने लिखा है तो अब उसको कुछ नहीं कर सकते, मेरे को उसको देना जरूरी है। पर आपने लिखते वक्त उसको अवॉइड करना, आपने उल्टा लिखना दैट मिस्टर एक्स या जो भी पर्सन है कैन sue द एक्सपर्ट एंड क्लेम द डैमेजेस। इन सच अ सिचुएशन नो रिकवरी कैन बी मेड फ्रॉम कंपनी, फॉर द रिकवरी ही जस्ट हैव टू। इज इट वेरी क्लियर? तो पूछा है क्या रेमेडी अवेलेबल है, तो रेमेडी इज ओनली अवेलेबल अगेंस्ट द डायरेक्टर्स, ऑफिसर एंड एक्सपर्ट। इज इट वेरी क्लियर? फिर निगेट सेंस में जाओ ही मत कि भैया कंपनी के खिलाफ नहीं है, किसके खिलाफ नहीं, किसके खिलाफ है वो बोल दो। वेदर एक्स अवेलेबल एनी रेमेडी विद द कंपनी, तो वहां लिखना कि नहीं ऑफिसर एक्सपर्ट्स वगैरह के खिलाफ है। अगर तुमको एडिशनली कोट करना है तो हाँ, कंपनी विल नॉट बी लायबल फॉर डैमेजेस एज द पर्सन्स विल बी। इज इट वेरी क्लियर? लॉजिक समझ में आ रहा है इसके पीछे का कि क्यों ये स्टेटमेंट बार बार आ रहा है? कंसेप्ट समझ में आ रहा है? पक्का है ना? हाँ, आपने अगर सेम स्टेटमेंट एग्जाम में लिखा तो कुछ गलत नहीं होगा, पर मैं जैसे आपको पहली बार पढ़ते से ही स्टेटमेंट गलत लगा, वैसे जो वैल्यूअर है उसको भी लग सकता है। इज इट वेरी क्लियर? तो आपकी मर्जी, पर मेरे को ऐसा लगता है ये स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए। इसकी जगह पे आपने पॉजिटिवली लिखना चाहिए मिस्टर एक्स हैव अ रेमेडी अगेंस्ट द एक्सपर्ट्स और डायरेक्टर्स या जिसने भी स्टेटमेंट दिया है, रादर अगेंस्ट द कंपनी। कि कंपनी के जगह पे इनके खिलाफ आप कुछ कर सकते हो। चाहिए तो आप स्टेटमेंट लिख लो, मैं बोलता हूं, लिखेगा द शेयर होल्डर विल हैव रेमेडी द शेयर होल्डर विल हैव ओनली रेमेडी against experts, director
एक्सपर्ट्स, डायरेक्टर और ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट। इंस्टेड ऑफ एनी रेमेडी अगेंस्ट द कंपनी, इंस्टेड ऑफ एनी रेमेडी अगेंस्ट द कंपनी। लिख लेगा इस सबने? हाँ, ये पर्सनल लायबल होते हैं, इनके पर्सनल असेट्स में से चीजें दी जाती है, एक्सपर्ट के पर्सनल स्टेट में से रिकवरी की जाएगी। इज इट वेरी क्लियर? ओके। एक सिद्धार्थ ने सवाल पूछा है, सर लेकिन एक्सप्लेनेशन के थर्ड पॉइंट में तो ऐसा अगर लिखे ओनली पॉसिबल इफ हैज सस्टेन्ड लॉस। सी, जब भी प्रोस्पेक्टस के बेसिस पे आप इन्वेस्ट करते हो और आपको डैमेज होता है या लॉस होता है तो ही जाके आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। अगर आपको कोई लॉस नहीं और प्रॉफिट होता है, समझो गलत स्टेटमेंट है प्रोस्पेक्टस में, फिर भी तुमने इन्वेस्ट किया, जैसे अभी अभी वो बीएचएफएल का आईपीओ आया था, समझो बीएचएफएल के आईपीओ के अंदर बीएचएफएल ही था ना, बजाज हाउसिंग फाइनेंस है ना, सो बीएचएफएल का आईपीओ जो था उसके अंदर मिस स्टेटमेंट है, तुमने इन्वेस्ट किया और पहले दिन पे 50% रिटर्न आया तुमको, तो मुझे बताओ तुम्हें डैमेजेस वगैरह कुछ मिलनी चाहिए क्या? तुम प्रॉफिट कमा, अच्छा तुम ये प्रॉफिट देने वाले हो क्या एक्सपर्ट को कि तेरे मिस स्टेटमेंट में मेरे को मिला? सो प्लीज, ऑब्वियसली बात है कि लॉसेस होने के बाद ही डैमेजेस क्लेम किए जा सकते। इफ देयर आर नो लॉस, व्हाई टू कोर्ट पागल थोड़ी है खुद के लिटिगेशन बढ़ाने के लिए। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? मतलब तुमको यहां करोड़ों से प्रॉफिट हुआ और तुम बोल रहे हो नहीं, आई स्टिल वांट जस्टिस, सो दैट डज नॉट वर्क। इज इट वेरी क्लियर? सो आप ये लिख सकते हो कि लॉसेस हुए तो ही डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, पर ये चीज मेंशन करने की जरूरत नहीं है। इट इज अज्यूम्ड पॉइंट, मतलब हर क्वेश्चन में अज्यूम्ड है कि भैया लॉसेस हुआ तो ही डैमेजेस क्लेम करेंगे, इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है। इज इट वेरी क्लियर? हाँ, अगर किसी क्वेश्चन में दिया ही नहीं है कि शेयर होल्डर ने इन्वेस्ट किया पर उसको लॉस हुआ या नहीं हुआ, तो फिर आप अजम्पशन करके लिख सकते हो कि इट इज अज्यूम्ड दैट शेयर होल्डर हैज सफर्ड अ लॉस सो ही कैन टेक अ स्टेप्स। इज इट वेरी क्लियर? इज नो? ओके, अब एक चीज आपको नजर आएगी, प्रोस्पेक्टस के जो आंसर्स है ना, वो बहुत सारे जनरलाइज्ड सिचुएशंस की तरफ जा रहे हैं कि भैया जनरल अजम्पशन, जनरल ये होना चाहिए, जनरल वो होना चाहिए, तो थोड़ा प्रोस्पेक्टस में प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना। और इसीलिए आपने अगर देखा होगा तो प्रोस्पेक्टस हमने पूरा चैप्टर विथ द नॉलेजेबल बैकग्राउंड पढ़ा है, सो दैट ये चीजें आपके दिमाग में रहे। इज इट वेरी क्लियर कि कैसे होता है? चलो, अ कंपनी इशूड अ प्रोस्पेक्टस, ऑल द स्टेटमेंट कंटेंट देयरविन वेयर लिटरली अनट्रू, लिटरली ट्रू, अच्छा सॉरी, इट ऑल्सो स्टेटेड दैट कंपनी हैड पेड डिविडेंड। कैपिटल प्रॉफिट वाला सवाल सेम है, ठीक है, ये ऑलरेडी हो चुका है अपना, तो सेम सेम लिख सकते हो वहां पे, रिपीट, ठीक है। चलो अगला वाला सवाल, दिस वन पेज नंबर 3.18 के ऊपर नीचे वाला एनालॉटी से, ठीक है। ओके, सिद्धार्थ आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया, बोलिएगा समझ में आया क्या? ओके, एन अलॉटी ऑफ द शेयर्स इन अ कंपनी ब्रॉट एन एक्शन अगेंस्ट द डायरेक्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। बोले अलॉटी है, सीधा डायरेक्टर के खिलाफ एक्शन लिया है अगेंस्ट फॉल्स स्टेटमेंट, मतलब उन्होंने सब अज्यूम कर लिया कि भैया मिस स्टेटमेंट था, डायरेक्टर ने दिया, अलॉटी ने उसके ऊपर इन्वेस्ट किया, उसको डैमेज भी हो गया और उसने केस भी कर दिया डायरेक्ट, मतलब फास्ट फॉरवर्ड केस चल रहा है। द डायरेक्टर कंटेंडेड दैट स्टेटमेंट वर प्रिपेयर्ड बाय द प्रमोटर्स एंड ही हैज रिलाइड ऑन देम। तो डायरेक्टर, ये सेंटेंस का मतलब क्या है? कैन यू टेल मी? डायरेक्टर हैज क्लेम्ड दैट स्टेटमेंट वर गिवन बाय प्रमोटर एंड ही हैज रिलाइड ऑन द सेम। ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है? मतलब डायरेक्टर्स को इसके बारे में पता नहीं था और डायरेक्टर ने भरोसा रखा, ये मतलब है, पर एक्चुअली कोर हिडन मतलब क्या है? वो शिफ्ट होना चाहता है 34 से 35 में, वो अनइंटेंशनल, सॉरी इंटेंशनल फ्रॉड से शिफ्ट होना चाहता है अनइंड, क्योंकि फ्रॉड होगा तो जेल और पेनल्टी भी आएगी डैमेजेस के साथ, मतलब जो जेब से देने पड़ेंगे डैमेजेस, जेल और पेनल्टी 447 के अलग से। तो क्या करना चाहता है? 34 से शिफ्ट होना चाहता है 35 सिविल लाइबिलिटी में कि सिर्फ डैमेजेस देके काम खत्म करे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये जो इन्होंने सेटमेंट लिखा है या ये जो क्वेश्चन है, आपको लगेगा नहीं, पर ये सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल केस है, सबसे ज़्यादा। आप थोड़ा इमेजिन करके देखो कि किसी के भी खिलाफ अगर कोर्ट ने 34 का सेक्शन इन्वोक किया तो वो हमेशा क्या ट्राई करेगा? वो क्रिमिनल से कहाँ शिफ्ट होने की कोशिश करेगा? सिविल। ये हर बंदा यही करता है, हर बंदा यही करता है। एक बार क्रिमिनल केस लग गया तो ट्राई करता है मैं सिविल में जाऊँ, और सिविल में अगर आप एक बार चले गए, क्रिमिनल में फिर अगर फंस गए ना, पेनल्टी जेल तो है, और कुछ कुछ केसेस में वो नॉन बेलेबल ऑफेंस भी हो जाते हैं, मतलब अमाउंट अगर बहुत ज़्यादा है तो आपकी प्रॉपर्टी जब तक लिक्विडेट नहीं होती वो नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है। जैसे मैं अगर आपको सिंपल वर्ड्स में बोलूँ, नॉन बेलेबल ऑफेंस
फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो आपके सिलेबस में है, अगर आप उसमें एम्बेजलमेंट पकड़े जाते हो फॉरेन एक्सचेंज के हवाला में, दैट इज अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। मतलब जेल में डाल दिया, उतना साल रहना ही पड़ेगा, आपको कोई बाहर नहीं निकाल सकता। कितना भी बेल कराओ, कितना भी पैसा खिलाओ, यू विल बी देयर। उसके अंदर मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर भी बेल नहीं मिलता। वो बोलते हैं जेल में ही रहे, अगर तुम्हारी मेडिकल कंडीशन खराब है डॉक्टर आके जेल में ही चेक करके तुमको बेड पे जेल में ही लेटा के उधर ही तुमको सुधार देंगे। इज इट वेरी क्लियर? सो ऐसा ऑफेंस होता है। तो यहाँ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इट इज नॉन बेलेबल, पर 34 में कई बार अगर एम्बेजलमेंट है, फ्रॉड है, और इसमें थोड़ा सा मनी लॉन्ड्रिंग या हवाला वगैरह का सेंस आ गया ना, तो गया, फिट गया। इसलिए मैक्सिमम क्रिमिनल जो 34 में पकड़े जाते हैं वो स्ट्रेट अवे शिफ्ट होने की कोशिश करते हैं 35 पे, और बोलते हैं हम डैमेजेस देने के लिए रेडी है। मतलब आप सोचो, करोड़ों इन्वेस्टर्स के डैमेजेस देने के लिए रेडी हो जाते हैं, बट दे ट्राई कि वो भैया पेनल्टी और जेल में ना फंसे। दिस इज वेरी प्रैक्टिकल केस, सब यही करते हैं। Is the director liable under the circumstance? Decide whether reference to the provisions of the Companies Act। तो उन्होंने पूछा डायरेक्टर लाइबल है क्या, आपको दोनों सेक्शन कोट करने हैं, 34, 35, पर टोन ऑफ द क्वेश्चन ये 35 की तरफ ज्यादा है, तो कंक्लूड 35 के साथ करना है। इज इट वेरी क्लियर? आप चाहो तो एक बार इसका आंसर पढ़ के देखिए, समझ में आएगा। प्रूव करना, मैंने वहां लिख के रखा था कि सिर्फ बोल के नहीं होगा, एविडेंस बेस्ड प्रूव करना पड़ेगा कि आपने पूरा ट्राई किया था ये मिसस्टेटमेंट अवॉइड करने का। अगर एविडेंस बेस्ड प्रूव होता है तो सिविल लाइबिलिटी, अदरवाइज क्रिमिनल ही रहेगी। इस पूरे 34, 35 प्रोस्पेक्टस मिसस्टेटमेंट में बेसिक अजम्पशन क्रिमिनल का रहता है। फिर आप एविडेंस प्रोड्यूस करके बताओ कि भैया आपकी गलती नहीं थी और सिविल में शिफ्ट हो जाओ, पर बेस्ड ऑन एविडेंस ही शिफ्टिंग होगा, पर बेसिक अजम्पशन हमेशा काय का रहेगा, क्रिमिनल। सी दोनों लाइबिलिटी से मुक्त कब हो जाएगा, जब मिस स्टेटमेंट देने में उसका ना कोई गलती है, ना कोई इन्वॉल्वमेंट है, और मिस्टेक भी नहीं हुआ है। समझो मैंने प्रोस्पेक्टस में स्टेटमेंट वगैरह सब दिया था, छापते वक्त किसी ने अल्टर करके उसको गलत छापा, तो मैंने जो ओरिजिनली कंपनी को ड्राफ्ट मेल किया था उसमें कोई गलती नहीं थी और मैं स्टेटमेंट के ऊपर भरोसा कर रहा था। सो अगर आपका मिसस्टेटमेंट भी नहीं है, मिस्टेक भी नहीं है, तो आप मुक्त हो जाओगे, ठीक है। पर अगर आपका मिस्टेक है, मतलब प्रोस्पेक्टस में स्टेटमेंट गलत है पर आपने इंटेंशनली नहीं दिया है, तो आप 34 से मुक्त हो जाओगे, 35 में डैमेजेस फिर भी देने पड़ेंगे। ये 1 by 1 लेवल है, ठीक है। पढ़ लो फास्ट। लाइव स्ट्रीम में सबको समझ में आ रहा है क्या? प्लीज बताइएगा मुझे, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत नॉलेजेबल और अलग लेवल पे चल रहे हैं यहां पे। लाइव स्ट्रीम में कमेंट कीजिएगा प्लीज। चलो पढ़ा सबने? अब इसमें एंड में मैंने जो आंसर दिया है वो निगेट सेंस में करके दिया है कि भाई साहब तुम ऐसे रीजंस के पीछे हाइड नहीं कर सकते, सिर्फ रीजन देगी, तुमको एविडेंसेस देने पड़ेंगे। अगर तुम एविडेंसेस दोगे तो ऐसे सिचुएशन में ही मानेंगे कि सिविल लाइबिलिटी, अदरवाइज हम क्रिमिनल अज्यूम करते रहेंगे। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? समझ में आया पक्का सबको? यस और नो? नीचे स्टेट द लाइबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट फॉर द मिसरिप्रेजेंटेशन इन द प्रोस्पेक्टस। डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको 34, 35 दोनों डायरेक्टली कोट करने, बात खत्म, ठीक है। नेक्स्ट वाले सवाल के ऊपर जाते हैं। व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी? अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन, आप 34, 35, 36, 37 कोट कर दीजिएगा। नीचे अलॉटी ऑफ द शेयर बॉट, वही आई गेस डायरेक्टर फॉल्स स्टेटमेंट, द डायरेक्टर कंटेंडेड स्टेटमेंट वेर प्रिपेयर्ड बाय प्रमोटर रिलाइड ऑन देम, सेम सवाल। इज इट वेरी क्लियर? सो रिपीट है, ठीक है। फिर आरना डीलिंग इन द एक्सपोर्ट्स ऑफ कॉटन फैब्रिक टू स्पेसिफाइड फॉरेन कंट्रीज, द कंपनी इज विलिंग टू परचेस कॉटन फील्ड इन पंजाब, वही होगा। फिर एक्सपर्ट का इसके अंदर ओपिनियन होगा और वो ओपिनियन फॉल्स होगा। सेम रिपीट सवाल लगभग, बोलो ये सुनो। ट्रीज परचेस करने वाला, अब वहां ट्रीज थे, यहां फील्ड ही परचेस कर रहा है भाई पूरा। चलो सो यहाँ पे आपके पूरे प्रोसिक्यूशन और मिसस्टेटमेंट वाले सवाल कंप्लीट होते हैं। इंड्यूसमेंट के ऊपर हम जा रहे हैं, दैट इज सेक्शन नंबर कौन सा बोले एक बार, जो है 36। बोला मैंने 36 के अंदर ये सवाल होगा, पर याद रखेगा 34, 35, 37 भूलने का नहीं है, ये चारों ग्रुप सेक्शन है। इसमें अब मुझे जो मेन कैटेगरी लगता है वहां पे मैं सवाल पुट करता हूं। इज इट वेरी क्लियर? सो अ कंपनी इशूड प्रोस्पेक्टस, ऑल द स्टेटमेंट कंटेंट देयर इन लिटरली ट्रू, सेम सवाल, बट डिविडेंड्स वेयर पेड आउट ऑफ कौन सा प्रॉफिट बोले एक बार, जो से कैपिटल प्रॉफिट, सेम सवाल है, बोलो हाँ है ना? रिपीट।
चलो नेक्स्ट वाला। इंस्टीट्यूट सवाल रिपीट करती है क्या? अगर तुम्हारी लक अच्छे रहे तो हाँ। चलो मैं पूछा है तो इसके हिसाब से पेपर पैटर्न बोल दूं। 100 मार्क का पेपर है, 116 मार्क का पेपर रहता है वैसे, पर वो 16 मार्क कभी किसी को आता ही नहीं है। मतलब वो एक्चुअली वो 16 मार्क काय में चल जाता है, आई विल टेल यू। तुमको एक क्वेश्चन में अगर 4 सब क्वेश्चन है तो उसमें से तुमको 2 आ रहे होंगे, 2 नहीं आ रहे होंगे, तो उसमें वो 16 मार्क वैसे ही कट जाते हैं। अब पूरे पेपर में अगर आप 100 मार्क कंसिडर करो तो 2 क्वेश्चन आपको हमेशा आउट ऑफ सिलेबस दिखेंगे। पर जैसे ये कड़वी सच्चाई है कि 2 क्वेश्चन आपको हमेशा आउट ऑफ सिलेबस दिखेंगे, वैसे ही ये एक और सच्चाई है कि आपको लगभग 30 से 40 मार्क का पेपर ऐसा दिखेगा जो सारे रिपीट क्वेश्चंस होंगे। 30 से 40 मार्क मिनिमम। ये इंस्टीट्यूट 30 से 40 मार्क, मतलब ये बहुत बड़ा अमाउंट है। आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ, एक्सेप्ट फॉर 1 और 2 पेपर जिसमें इंस्टीट्यूट ने बजाने का ही सोचा है, पर लॉ के पेपर में 30 से 40 मार्क ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चंस होते ही है, क्योंकि उनको भी बच्चों को पास करना है। तकलीफ क्या है कि बच्चे वो 30-40 मार्क के क्वेश्चंस को कैश नहीं कर पाते। मैं आपको लिटरली बोलूं, ये जो क्वेश्चनर ठोकरा मैंने तुमको दिया है ब्लॉक पूरा, ये इतना बड़ा क्वेश्चनर और इतने रिपीटेशंस क्यों रखे हैं इसके अंदर? क्योंकि रीजन है, आप अगर ये पूरा क्वेश्चनर एक बार पढ़ लो ना, तो मैं आपको गारंटी से बोलता हूं कि आपका 50 से 60-70 मार्क का पेपर किधर नहीं गया। 30 से 40 मार्क के क्वेश्चन इसमें से ही रिपीट आएंगे, प्रोबेबली नाम नंबर चेंज करके जैसे के वैसे। 20 से 30 मार्क के क्वेश्चन इसके अंदर जो क्वेश्चन है उसके बेसिस बना के 1-2 लॉजिक और ऐड करके पूछे गए होंगे, और फिर 10-20 मार्क के ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आउट ऑफ सिलेबस होंगे। आप अगर ये इक्वेशन समझ गए तो इट बिकम्स वेरी इजी टू गेट पास्ड इन द लॉ एंड ऑल्सो स्कोर। मैं गारंटी से लिख के देता हूं, जो ये क्वेश्चन बैंक सॉल्व करके जाएगा, पढ़ के नहीं, पढ़ तो मैं रहा हूं, जो ये क्वेश्चन बैंक लिख के सॉल्व करके जाएगा अपने आंसर राइटिंग पॉइंट चार्ट या वाउ बुक के हिसाब से, वो बंदे को बहुत अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस है। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इसको छोड़ के और कोई क्वेश्चन ही नहीं है मार्केट में। इससे ज्यादा और क्या क्वेश्चन कहां से आएंगे? सारे 2002 में से लेके अभी तक के सारे क्वेश्चन, आरटीपी एमटीपी इंक्लूडेड, सिर्फ लास्ट आरटीपी वगैरह नहीं होगा। इज इट वेरी क्लियर? वो भी आरटीपी सेपरेटली मैं आपको मॉडल आंसर के साथ प्रोवाइड कर दूंगा। ये लो पीडीएफ, इसको भी पढ़ लो एक बार। पर मैं वो भी बोलता हूं उसमें से 50 मार्क के 60 मार्क के क्वेश्चन इसी में से रहेंगे। Are you guys understanding? Yes or no? तो ये बाइबल है, इसको आपने कर लिया, बात खत्म। इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं। ये आपको पूरा आ गया ना, हो गया फिर। इज इट वेरी क्लियर? पर लिखते आया तो समझ में आया पक्का? तो होते हैं 30 से 40 मार्क के सवाल रिपीट होते हैं, और वही कैशिंग वाला एरिया रहता है। वो आपने कैश कर लिया, बात खत्म। ठीक है? M applies for the shares on the basis of prospectus containing misstatement. The shares are allotted to him, who afterwards transfer them to N. M ने मिसस्टेटमेंट के बेसिस पे शेयर परचेस किया। अच्छा सवाल है, स्टार मार्क करना, छोटा सा है पर ट्रिकी है। M ने प्रोस्पेक्टस के बेसिस पे शेयर परचेस किए, प्रोस्पेक्टस में गलत लिखा था, M ने शेयर ट्रांसफर कर दिया N को। सवाल पूछा है, क्या N अभी केस कर सकता है और कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड कर सकता है क्या? सब जन बोलो, कर सकता है क्या? नहीं। ओरिजिनल अलॉट ही केस करके कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन कर सकता है। सेकंड इन द लाइन पर्सन जिसको ट्रांसफर किए है उसके खिलाफ ये सेक्शन अप्लीकेबल नहीं होता। स्टेट द रेमेडीज अवेलेबल अगेंस्ट द कंपनी टू अ सब्सक्राइबर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर ऑन द फेथ ऑफ मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस, और कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड बाय द सब्सक्राइबर बिफोर ऑप्टिंग द रेमेडीज। पहला, आपने आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। दूसरा, आपने प्रोस्पेक्टस के स्टेटमेंट के ऊपर रिलाई करना चाहिए, और फिर साथ में रेमेडीज लिख दीजिए। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? दोनों एज गुड एज डायरेक्ट क्वेश्चन है, इनको याद रखना। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है 37, 38, 37 भी हो गया ना? हाँ। तो यहाँ पे आपका पूरा प्रोसिक्यूशन वाला एरिया और पूरा क्रिमिनल लाइबिलिटी सिविल लाइबिलिटी वाला एरिया होता है खत्म। अब हम जा रहे हैं 39। अच्छा, सबसे ज्यादा सवाल आप 34 से लेके 38 पे देखोगे तो एरिया अभी भी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको मेंशन कर दूं 28, 31, 32 और ये एरिया, इनको पढ़ के ही जाने का है। अगला वाला, सो नाउ वी आर गोइंग फॉर सेक्शन नंबर कौन सा है बोले एक बार उसे? 39, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। सबसे पहले एक्सप्लेन द प्रोविजन एंड द मेन कंटेंट ऑफ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट अंडर द कंपनीज एक्ट। PS3 का उन्होंने कंटेंट पूछा गया है कि रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट में क्या क्या आ सकता है। तो मैंने PS3 आपको ऑलरेडी समझाया है, पर ये एक ऐसा सवाल डाल के रखा है, थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस लग सकता है। एक बार इसका आंसर पढ़ लीजिए कि PS3 में क्या क्या होना चाहिए। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट मतलब कितने लोगों को कौन से प्राइस पे क्या शेयर्स अलॉट किए, उनके सिग्नेटरीज, सिंपल एक टेबल बना के देना है कि किस किस को कौन से प्राइस पे कौन से शेयर अलॉट किए, खत्म। ठीक है, पढ़ लो एक बार। 39
आपके इसमें है नहीं है ना क्वेश्चन? हाँ रीड कीजिए। बेटा मिनिमम सब्सक्रिप्शन उस दिन कैलकुलेशन भी दिया था 39 में, टेबल बनाया था ना, 90% ऑफ इशू साइज, 5%, 25% एप्लीकेशन मनी। इधर हो। चलो डन एवरीबॉडी, पढ़ना हो गया सबका, आंसर समझ में आया पक्का? नेक्स्ट वन अगला, स्टेट ब्रीफली द प्रोविजन रिलेटिंग टू मिनिमम सब्सक्रिप्शन एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन रिसिट ऑफ द सब्सक्रिप्शन एज पर कंपनीज एक्ट। मुझे बताओ मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितने दिनों में आना चाहिए? 30 डेज में क्या क्या आना चाहिए? 90% ऑफ इशू साइज, 5% एंड 25% एप्लीकेशन मनी। इज इट वेरी क्लियर? और नहीं आया तो 15 डेज में रिफंड, और नहीं किया तो 15% अमाउंट। डायरेक्ट क्वेश्चन है, बोलो हाँ या ना। ओके ये वाला, after receiving 80% of minimum subscription as stated in the prospectus, a company allotted 100 equity shares in the favor of X. The company deposited the sum in the bank account, withdrew 50% of the amount before finalization of the allotment for purchase of certain assets. X refused to accept the allotment shares on a ground that allotment has violated the provisions of the Companies Act. मुझे बताओ वैलिड अलॉटमेंट है या गलत अलॉटमेंट है? वैलिड है या गलत है? गलत। 80% ही सब्सक्राइब हुआ, उन्होंने रिफंड करना चाहिए था, उन्होंने शेयर अलॉट कर दिए जो अलॉट कर नहीं सकते, तो यहां पे आपको रिफंड करना है विद द इंटरेस्ट, 15% का इंटरेस्ट रिफंड करना जरूरी है। ये होने के बाद में नेक्स्ट वन, जॉनसन लिमिटेड गोज फॉर द पब्लिक इशू ऑफ इट्स शेयर्स, द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब, a default was committed with respect to the allotment of the shares by officers of the company. There were no managing director, full-time director or any other officers designated by board with responsibility of complying with the provisions of the act. State who are the person considered as officer in default. क्या बोला गया है? अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स में दिक्कत प्रोड्यूस की, शेयर ओवर सब्सक्राइब हो गया, द डिफॉल्ट वाज कमिटेड विद रिस्पेक्ट टू अलॉटमेंट ऑफ शेयर, देयर वर नो मैनेजिंग डायरेक्टर। अगर डिफॉल्ट किया अलॉटमेंट ऑफ शेयर में तो कौन सा ऑफिसर लायबल होगा? या सारे लायबल हो जाएंगे? सारे लायबल हो जाएंगे। ऐसे सिचुएशन में जब कोई बेसिक पर्सन नहीं है डेजिग्नेटेड तो ऑल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हम पकड़ लेते हैं। इज इट वेरी क्लियर? क्वेश्चन को स्टार मार्क करना थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब यहां तो आपको आराम से सूझ गया, पर वहां गर्मी में जहां इसी नहीं होगा रूम में, 6 सब्जेक्ट का टेंशन होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, 3 घंटे में पेपर सॉल्व करना, तो ऐसे ऐसे फ्लूक क्वेश्चन भी उड़ जाते हैं। इज इट वेरी क्लियर? नेक्स्ट वन, व्हाट इज एन अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज? इरेगुलर अलॉटमेंट वगैरह पूछा है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, सेम आंसर आएगा। वापस से ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, MPN Limited allotted shares to a public without issuing a prospectus. Discuss validity of such allotment and list out any 5 circumstances when a allotment can be deemed to be irregular. ठीक है, कौन कौन से केसेस में अलॉटमेंट इरेगुलर हो सकता है ये पूछा गया है। वही 90% सब्सक्रिप्शन, 5% एप्लीकेशन मनी, पूरा 39 ही आपको कोट करना है। सबको याद आ रहा है? बोलो ऐसा नो। चलो, सो यहाँ 39 भी कंप्लीट होता है। 39 के बाद कौन सा है बोले? एक बाजू से 4T लिस्टिंग एंड क्या बोले? एक बाजू से अंडर राइटिंग। सब जन साथ में
In what way does the company 2013 Companies Act 2013 regulate the payment of underwriting commission? Companies Act 2013 अंडरराइटिंग कमीशन कैसे रेगुलेट करता है, बताओ जरा। कैसे रेगुलेट करता है सब? नहीं, वो तो परसेंटेज हुआ। पहला, अंडरराइटर के डिटेल प्रोस्पेक्टस में देना जरूरी है, पर्सनल डिटेल, इशू डिटेल, कितना सब्सक्राइब कर रहा है, ग्रेवियांसेस वगैरह, और फिर बोलना मैक्सिमम 5% ऑन द इक्विटी एंड 2.5% ऑन द डेट, ऐसे लिखते हैं। सीधा 5% एंड 2.5% पहले पॉइंट में लिखोगे तो बचे हुए आंसर में क्या लिखोगे, फिल इन द ब्लैंक्स है क्या वो। आगे ये होने के बाद में नेक्स्ट वाला सवाल, Unique Builders Limited decides to pay 2.5% of the value of debenture as an underwriting commission to underwriters, but article of company authorize only 2%। याद है, मैंने आर्टिकल भी बोला था, आर्टिकल चाहे तो कम कर सकता है क्या, हाँ, पर आर्टिकल बढ़ा सकता है क्या, नहीं। तो यहाँ 2% आर्टिकल ने बोला है तो ठीक है, चलेगा, चलेगा। द कंपनी फर्दर डिसाइड्स टू पे द अंडरराइटिंग कमीशन इन द फॉर्म ऑफ फ्लैट्स। बोले अंडरराइटिंग कमीशन पैसे में नहीं, हम अपार्टमेंट ही गिफ्ट कर देंगे उतने वैल्यू का, चलेगा क्या ऐसा? नहीं चलेगा। अंडरराइटिंग कमीशन काइंड्स में नहीं चलता, कैश में देना पड़ता है। हाँ, अंडरराइटिंग एग्रीमेंट में कुछ भारी का लिखा है तो अपन उसको मानने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर पढ़ लीजिए, स्टार मार्क कर दीजिएगा, काम का सवाल हो सकता है। मैंने यहाँ पे असर्टिव आंसर दिया है कि अंडरराइटिंग एग्रीमेंट में लिखा है तो फ्लैट के फॉर्म में दिया जा सकता है, मना नहीं किया है, पर नॉर्मली कैश में देना चाहिए। तो वहां पे साइड में ऐड कर दीजिएगा, एज पर एग्रीमेंट इफ अलाउड। जो शेयर इशू किया, हाँ उसमें से पैसा आया तो भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रेस्ट्रिक्शन नहीं है वैसा कोई, एज पर एग्रीमेंट चल सकता है। मैं वही बोला, सी ऐसा एक्ट में कहीं अलाउड नहीं है, पर एक्ट में रेस्ट्रिक्टेड में नहीं है। तो अब ऐसे देना है, सी नॉर्मल अजम्पशन है कैश का, पर अगर आपको कैश में चाहिए तो आप अंडरराइटिंग एग्रीमेंट के अंदर लिख लो। फिर अगर मियाँ राजी बीवी राजी तो अपन कौन है डिस्प्यूट करने वाले, उनको चाहिए काइंड में तो ले लो। हाँ, पूरा अलॉटमेंट होने के बाद ही, इशू सक्सेसफुल होने के बाद। सी एग्रीमेंट में है तो आपने अलाउ कर देना चाहिए। नॉर्मली ऐसे लिखना है इस क्लॉज को, नॉर्मली अंडरराइटिंग कमीशन शुड बी पेड इन द कैश, ठीक है, बट इफ द अंडरराइटिंग एग्रीमेंट प्रोवाइड अदरवाइज इट कैन बी पेड इन द काइंड। ठीक है, चलो डन गाइस, पढ़ लिया सबने? तो बोलो हाँ है ना। ओके, अगले पॉइंट के ऊपर जाते हैं। वो पॉइंट लिखवा के दूं मैं जो अभी बोला मैंने, ठीक है ना, आ जाएगा, लिख लो चाहिए तो। नॉर्मली द अंडरराइटिंग कमीशन शुड बी पेड इन द कैश, normally underwriting commission should be paid in the cash, but it can be paid in the kind
but it can be paid in the kind if agreement provides otherwise. If agreement provides otherwise. लिखा सबने? अब उसके बाद में इफ एग्रीमेंट प्रोवाइड अदरवाइज, सबने लिख लिया? बोलो यस और नो। अब उसके बाद में सारे सवाल नियरली 39 के ही है, डायरेक्ट क्वेश्चन। आप नीचे के 2-3 सवाल देखोगे तो आपको तीनों 39 के दिखेंगे। दिख रहे हैं सबको? यस और नो। उसके बाद में अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी विच वेंट, ये वाला सवाल पेज नंबर 3.30 पे, a public limited company which went for a public issue of the shares had applied for listing of the shares on 3 recognized stock exchanges, out of which only 2 had given a permission for listing. Can a company proceed for the allotment of securities? Yes. एक भी स्टॉक एक्सचेंज रिकॉग्नाइज रहा तो भी चलता, हमको तो 3 की जरूरत भी नहीं है। इज इट वेरी क्लियर? सो नीचे आंसर पढ़ के देखिए। कैसा आंसर दिया है इन्होंने? उल्टा सुल्टा कर दिया है। नहीं, आंसर को काटो, वहां नीचे एक्सप्लेनेशन आंसर को वहां लिखना, लिखेगा वहां पे द पब्लिक कंपनी if have shares recognized, if have shares listed, if have shares listed on the one of the recognized stock exchange, on the one of the recognized stock exchange, it will be valid compliance of section 40. It will be valid compliance of section 40. Will be valid compliance of section number कौन सा? 40. And company will be eligible for allotment of securities. Company will be eligible for allotment of securities. Sure, done everybody? बच्चों हो गया सबका? नीचे M18 वाला सवाल है, TDL Limited, a public company, is planning to bring a public issue of the equity shares in June 18. The company has appointed underwriters for getting its shares subscribed. As a chartered accountant of the company, appraise the board of TDL Limited about the provisions of the payment of underwriter commission as per the Companies Act. तो इन्होंने बोला है कि इन्होंने अंडरराइटिंग कमीशन पे करना है। कितना पे करना है? डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप लिख सकते हो इसको, बोलो हाँ है ना, दैट इज प्रोविजंस। नेक्स्ट, Modern Jewelry Limited decides to pay 5% of issue price gap of the shares as an underwriting commission to underwriter, but the articles of the company authorize only 4%. अब 5% देना चाहते हैं, 4% आर्टिकल बोलता है तो कितना दे सकते हैं? 4%। ठीक है, आर्टिकल अगर 6% बोलता तो 5 ही दे सकते हैं। आर्टिकल बढ़ा सकता है क्या? नहीं। वही सेम सवाल, कपूर बिल्डर्स लिमिटेड डिसाइड्स टू पे 2.5% ऑफ डिबेंचर्स कमीशन, जब आर्टिकल 2% ही बोलता है। सेम सवाल है, बोलो हाँ है ना? ठीक है, नेक्स्ट वाला, अगला 42 प्राइवेट प्लेसमेंट्स के ऊपर सवाल है। पहला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो प्राइवेट प्लेसमेंट का 3.33 पे है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, दिख रहा है सबको? बोलो यस और नो। चलो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे तो आता है 3.35 पे, एग्जामाइन से। आर यू गाइस रेडी? Examine the following offer of ABC Limited are in compliance with the provisions of the Companies Act 2013. Relate to a private placement, or should these offers be treated as a public? ABC Limited want to raise the funds for its upcoming project. It has issued a private placement offer letter to 55% in their individual name to issue equity shares. Out of these, 4 are qualified institutional buyers. बोले 55 लोगों को दिया, 4 क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, टोटल कितने हैं? 51।
तो क्या प्राइवेट प्लेसमेंट है? अब ये बहुत ट्रिकी हो चुका है, पूछो क्यों? मैंने आपको बोला था प्राइवेट प्लेसमेंट वन टाइम 50 होता है और पूरे साल भर में कितना होता है 200, पर साथ में मैंने आपको ये भी बोला था 50 की लिमिट इंस्टीट्यूट ने रिकॉग्नाइज नहीं की है, तो पूरे साल की लिमिट कितनी है 200। उस लिमिट के हिसाब से देखें तो ये प्राइवेट प्लेसमेंट है, क्योंकि 51 लोग ही है ना। जोर से बोलो ऐसा नो। अब ये चीज को याद रखना चाहिए, आपने नए लिमिट्स के हिसाब से देना चाहिए। हो सकता है यहाँ आंसर में मैंने ओल्ड में लिखा हुआ हो कोई आंसर, हालांकि नहीं लिखा होगा, पर ये प्राइवेट प्लेसमेंट माना जाएगा, ठीक है। दूसरा, in the case 1, before allotment under the offer letter, company issued another private placement offer to another 155 person in their individual name for issuing of its debentures. One में ही allotment under this offer letter, company issued another private placement offer to 155 person. ये 155 और पहले के 51, 155 प्लस 51 टोटल कितने हो गए 206। तो अब क्या है प्राइवेट प्लेसमेंट बचा नहीं। तो सेकंड केस में वो प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं बचा, उसको हम कौन सा इशू मानेंगे बोले एक बार पब्लिक, बिकॉज 200 के ऊपर चले गए ना। ना 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 ना, प्राइवेट प्लेसमेंट डिबेंचर शेयर किसी का भी हो, मल्टीपल सिक्योरिटीज का भी अगर आपने एक इशू में किया तो भी नंबर ऑफ मेंबर्स कॉमन ही काउंट होते हैं। इज इट वेरी क्लियर? नंबर, क्योंकि प्राइवेट प्लेसमेंट में कभी उन्होंने सिर्फ शेयर्स की बात नहीं की है, वो सिक्योरिटीज की ही बात करते हैं। मैंने उल्टा प्राइवेट प्लेसमेंट में आपको जो दिखाया था वो भी डिबेंचर्स के ही इशू दिखाए थे, मेनली प्राइवेट प्लेसमेंट वाले प्रैक्टिकली भी, अगर आपको याद होगा तो तुम मतलब नहीं, बेसिक कैलकुलेशन इंस्टीट्यूट के हिसाब से और अभी तक के प्रैक्टिकली जो मैंने देखा उसके हिसाब से पूरा 200 सिक्योरिटीज होल्डर का कैलकुलेशन होता है, और ईच सिक्योरिटी के हिसाब से नहीं होता है। 200 इन्वेस्टमेंट फंड रेजिंग कितना है उसके हिसाब से करने जाएगा, नॉर्मली अलॉटीज 200 होने चाहिए, ठीक है। ये चीज को याद रखिएगा। और इंस्टीट्यूट ने भी आज तक कोई 200 के नीचे वाला वैसा आंसर नहीं दिया है, तो इनकेस वो होगा भी, वैसे चांसेस है ही नहीं, बिकॉज जितना मैंने प्रैक्टिकली प्राइवेट प्लेसमेंट्स देखे सारे डिबेंचर इक्विटी शेयर होल्डर मिलकर ही 200 माने जाते हैं। इज इट वेरी क्लियर? हाँ, इसके पीछे एक ये जरूर मैं मान सकता हूं, 200 जो लिमिट है वो प्राइवेट कंपनी की है। ये कौन से केस में डिफरेंशिएट होगा ये भी बोलता हूं। 200 ये लिमिट प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स की है, बोलो हाँ है ना। तो अगर मैंने 70-80 लोगों को शेयर्स अलॉट किए एंड 500-600 लोगों को डिबेंचर अलॉट किए प्राइवेट कंपनी में, तो उस केस में मेंबर 70-80 ही लोग बनेंगे, और जो बचे हुए लोग रहेंगे वो सिर्फ डिबेंचर होल्डर या डेट इंस्ट्रूमेंट वाले रहेंगे। पर ऐसा कॉन्फ़िगरेशन आज तक के इंस्टीट्यूट के आंसर में कहीं आया नहीं है। तो फॉर सेफ साइड हमने 200 टोटल नंबर ही कैलकुलेट करना चाहिए आंसर के लिए, ठीक है। चलो, ये होने के बाद में 155% बीइंग अ पब्लिक कंपनी कैन इट इशू सिक्योरिटीज इन द प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर्स। पब्लिक कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकता है क्या? बोलो सब जन, बोलो ऐसा नो। हाँ बिल्कुल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, ये आंसर आपने याद रखिएगा, क्वेश्चन अच्छा था, स्टार मार्क कीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है। प्राइवेट प्लेसमेंट के सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, तो आप उसको मतलब, क्योंकि वैसे ही कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन है। नीचे का सवाल भी आप देखिएगा नियरली सिमिलर है, हालांकि वो सिर्फ पॉइंट वाइज फॉर्म में क्वेश्चन था, कंबाइन करके पूछा है। अक्टूबर 22 में पूछा गया सवाल है वो, एमटीबी। डन। उसके नीचे पेमेंट ऑफ कमीशन के ऊपर 2 सवाल है, वो सेक्शन 40 के है। चलो, दिख गया सबको, समझ में आया? यहाँ पे आपके प्रोस्पेक्टस के सारे सवाल होते हैं खत्म।